नमस्कार साथियों, लैब असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट है उनके लिए मैं आज से कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो पूरा मैटर है, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो, हज़ार रुपये का कोर्स बेच रहे हैं, उनको मैं एकदम फ्री एकदम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डालने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को देख के बेटा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो 1000 रुपये या 1500 रुपये या 20-20 हज़ार रुपये बड़ी फीस वसूल रहे हैं, फिर भी उनके कंटेंट में दम नहीं है बेटा। ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है जिससे मतलब आपका कंपटीशन क्रैक हो सके। वो 50,000 या 5 लाख बच्चों में से 50 का सिलेक्शन दिखा देते हैं और दिखा के जो गांव से किसान के बच्चे होते हैं उनसे पैसे लूट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपके लिए जो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आज का कंटेंट है, ये जो मैटर दूंगा, मैं केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। तो जो मैटर मैं आपको देने जा रहा हूँ, उस मैटर में से पूरा 100% कंटेंट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन इस कंटेंट से बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा वीडियो, वैसे वैसे आप देखते जाओ। नोट्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो डीपीपी होती है, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, वो भी मैं आपको दूंगा। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री ड्रिंक, उस चैनल को आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और उस चैनल पे आपकी वीडियो आते रहेंगे। आज शुरुआत करते हैं। आज से पहली क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा हिम्मत बांधना होगा, ब्लू करना होगा और डेली देखना होगा, ठीक है। तो आज जो अपने केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें अपन, तो केमिस्ट्री में अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में बात करूं तो जो पहला यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट में पहला जो टॉपिक है वो है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, यह है पहला जो टॉपिक। वो क्या होने वाला है, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो इसमें मैं शुरू करूंगा, वो कहां से करूंगा बेटा, शुरू जो मेरा टॉपिक होगा वो शुरू कर रहा हूं मैं परमाणु से। शुरू कहां से कर रहा हूं, परमाणु से। परमाणु से शुरू कर रहा हूं। अगर परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु क्या होता है, परमाणु एक अविभाजित कण होता है। ऐसा शुरू में बताया गया कि परमाणु क्या होता है बेटा, परमाणु एक अविभाजित कण होता है। शुरू में क्या उदाहरण सामने आई कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक अविभाजित कण होता है। और ये परमाणु जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, परमाणु है ग्रीक भाषा का शब्द। परमाणु कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। तो सबसे पहली जो चीज आपके सामने आई, तो परमाणु क्या होता है, एक अविभाजित कण होता है और परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बातें कही। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, वो कौन कौन सी बातें कहते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना बेटा। जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि प्रत्येक तत्व समान प्रकार के परमाणु, ये बोलता है कि समान प्रकार के परमाणु एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। समान प्रकार के परमाणु एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, पहली चीज तो ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं का, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं।
डाल्टन ये कहता है कि जो एक तत्व होता है, एक प्रकार की जो परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, H11, H12 और H13। अब ये तीनों जो हाइड्रोजन के तीनों परमाणु हैं, वो तीनों परमाणु किससे मिलकर बने? हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के जो परमाणु हैं, वो तीनों एक ही तत्व से मिलकर बने हैं। तीनों ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं और तीनों ही हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तीसरी चीज ये क्या बोलता है? परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। परमाणु का एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तथा परमाणु संरचना विहीन होता है। परमाणु संरचना विहीन होता है। जॉन डाल्टन ऐसी बात बोलता है कि परमाणु का क्या होता है? एक निश्चित द्रव्यमान होता है, और निश्चित द्रव्यमान होता है और उसकी कोई संरचना नहीं होती है। अगली बात ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के सहयोग से, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के सहयोग से अणु बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के सहयोग से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु एक और ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन का क्या बनाता है? अणु बनाता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु होता है, वो नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन का क्या बनाता है? अणु बनाता है। तो ये बात बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब परमाणु सहयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? अणु बनाते हैं। अगली बात क्या बोल रहा है ये कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, और नहीं परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। ऐसी बात है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने कौन कौन सी चीजें बोली वो मैं आपको बताता हूं। ये बोलता है कि समान प्रकार के जो परमाणु हैं वो समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात ये बोलता है कि परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। सही है, बिल्कुल। एक अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे कार्बन 6 12 होता है, कार्बन 6 13 होता है, कार्बन 6 14 होता है, नाइट्रोजन 7 14 होता है, ऑक्सीजन 8 16 होता है। सभी का जो परमाणु भार है वो अलग अलग होता है और परमाणु की कोई संरचना नहीं होती, ऐसा जॉन डाल्टन का मानना है। अगली बात ये बोलता है रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया में परमाणुओं के सहयोग से क्या बनते हैं? अणु। और रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होते हैं, नहीं परमाणु नष्ट होते हैं, बल्कि वो एक पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ऐसा जॉन डाल्टन कहते हैं। आगे क्या बता रहा हूं बेटा मैं, आगे और बात करें परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु की 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थोड़ा ध्यान से देखना। पहला होता है आपके इलेक्ट्रॉन। परमाणु की 3 मौलिक कण कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है आपके प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है आपके? न्यूट्रॉन। परमाणु की 3 मौलिक कण अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन E- से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को E+ से, P से या H11 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप प्लस लगा दो। हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसको प्रोटॉन कहा जाता है, या न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है?
N0। ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे ये बोलता है, देखो जॉन डाल्टन तो क्या बोलता है, जॉन डाल्टन तो ये बोलता है कि परमाणु एक अविभाजित कण होता है और परमाणु से छोटा कण कोई सा भी नहीं होता। ये लाइन भी आप चाहो तो जॉन डाल्टन ने बोली थी, ये लाइन यहां पर ऐड कर सकते हो कि परमाणु एक अविभाजित कण होता है, परमाणु एक अविभाजित कण होता है। तो जॉन डाल्टन के अनुसार तो क्या पता चलता है अपने को, जॉन डाल्टन के अनुसार तो ये पता चलता है कि परमाणु एक अविभाजित कण है और परमाणु से छोटा कण कोई भी नहीं होता, परमाणु सबसे छोटा कण है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर भी 3 मूल कण होते हैं। कितने मूल कण होते हैं बेटा, टोटल परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व का निरूपण, अगर किसी भी तत्व का निरूपण करना हो, आपको किसी तत्व का निरूपण करना हो तो मतलब उसको निरूपित कैसे करते हैं, कोई तत्व x है तो उसके हमेशा यहां पर z लिखते हैं और यहां पर a लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर z क्या होता है, z के बारे में पूछा जाए तो z होता है परमाणु क्रमांक, z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और a क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, a क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि z और a की परिभाषा क्या होती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, पहले इलेक्ट्रॉन का बताऊंगा, फिर प्रोटॉन का बताऊंगा और लास्ट में किसका रह जाएगा, आपके न्यूट्रॉन का। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन का। यहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, यहां पर प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे और यहां पर बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, यहां न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति तीनों की। तो बेटा आपको पता है ये एक ऋणावेशित कण है, कैसा कण होता है ये, ऋणावेशित। ये कैसा कण होता है बेटा, धनावेशित कण होता है। और ये क्या होता है आपका, उदासीन कण होता है। प्रकृति एक की ऋणावेशित है, प्रोटॉन की धनावेशित है और उसकी कैसी होती है, उदासीन होती है। अगर इनकी खोज के आधार की बात करूं बेटा, खोज का आधार, खोज का आधार, खोज का आधार क्या था, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा की गई थी, कैथोड किरण प्रयोग, या इसका एक और नाम है विसर्जन नलिका प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग के द्वारा की गई थी, कैथोड किरण प्रयोग या विसर्जन नलिका प्रयोग के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज का आधार था वो थी केनाल किरणें, केनाल किरणें। और केनाल किरणों को कौन सी किरणें भी कहा जाता है, एनोड किरणें। केनाल किरणों को कौन सी किरणें भी कहा जाता है, एनोड किरणें। और इसकी जो खोज का आधार था वो थी नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। अभी बाद में बताऊंगा बेटा नाभिकीय अभिक्रिया कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, ठीक है। तो खोज का आधार हो गया। अगर मैं इनके खोजकर्ता के बारे में बात करूं, खोजकर्ता, तीनों की खोजकर्ता के बारे में बात करूं, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता अगर इसके बारे में बात करूं तो आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम जाता है बेटा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में किसको बताया जाता है, जे थॉमसन। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। अगर बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। आपके इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की, जेम्स चैडविक ने। अगर नाम के बारे में बात करें, नाम, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, जे स्टोनी ने।
किसने दिया? जे स्टोनी। एक साइंटिस्ट था बेटा जे स्टोनी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? जे स्टोनी ने दिया। खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। वैसे ही गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था, और न्यूट्रॉन को नाम भी बेटा इसने भी या नहीं दिया था, जेम्स चैडविक ने दिया था। बात करें अगर इनके आवेश की, परम आवेश जो एब्सोल्युटली आवेश होता है वो कितना होता है सर? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसका कितना होता है सर? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बेटा आवेश बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस वाला होता है, प्रोटॉन पे प्लस वाला होता है। और बेटा इस पे उदासीन, ये उदासीन करें तो इसके ऊपर आवेश की मात्रा कितनी है? 0। या इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो आप 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ये माइनस में आएगी, पर ये किस में बेटा? +4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। और यहां पर तो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। आपको बता दूंगा ये ESU क्या होती है, यहां बता ही देता हूं। ESU होती है, ESU की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए ESU तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का जो परमावेश है एब्सोल्युटली चार्ज, वो कितना बताओगे? एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, या -4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, या प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या +4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। और न्यूट्रॉन का दोनों ही क्या बताओगे आप? उदासीन बताओगे। नेक्स्ट बारे में बात करेंगे बेटा, परम आवेश हो गया। सापेक्ष आवेश के बारे में बात करूंगा। सापेक्ष आवेश क्या होता है? दोनों का सापेक्ष आवेश है वो क्या होता है तीनों का, उसके बारे में बात करेंगे। सापेक्ष आवेश के बारे में बात करेंगे। वापिस सापेक्ष आवेश क्या होता है तीनों का? सापेक्षिक आवेश भी बोलते हो जिसको आप, सापेक्ष आवेश। सापेक्ष आवेश अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो बेटा -1, उसका कितना होता है? +1, और इसका कितना होता है? 0। कितना बताओगे? -1 +1 और कितना बताओगे बेटा? 0। कितना बताओगे उसका? 0। सापेक्ष का मतलब होता है आपको दिख क्या रहा है, दिख कितना आ रहा है। तो इसको देखो ना, ये दिखने में -1, ये +1, और ये इसका तो कितना होगा? 0। अगर द्रव्यमान के बारे में बात करूं, द्रव्यमान बाहर के बारे में बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। अगर बाहर इसके बारे में बात करूं तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28 ग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर मैं बात करूं EAMU में, इलेक्ट्रॉन का जो बाहर होता है उसके बारे में और बात करेंगे अभी। ये कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, या 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। प्रोटॉन के बारे में बात करें तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, या 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये ग्राम में आ गया। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, या 1.675 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर बात करूं यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे जो हल्का कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो बेटा, इसका 10 टू द पावर -28 है, ये -24 है, वो -24 है। और ये देखो इन दोनों में भी बड़ा कौन है? न्यूट्रॉन है।
तो आपको मैं बता दूं जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है ना वो सबसे कम स्थायी होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का व अस्थायी कण होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का व अस्थायी कण होता है। जबकि आपका जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण। न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, सबसे भारी कण व स्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी कण व स्थायी कण होता है। तो अगर आपसे बात करी जाए कि इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है आपके 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28 ग्राम होता है। और ये जो आपका होता है किलोग्राम में पूछा जाए तो किलोग्राम में 31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का कितना होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। अगर बात करूं मैं अब इसके सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में बात करूं या इसका जो द्रव्यमान है वो मैं एएमयू के बारे में बात करूं तो एएमयू में कितना होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.000549 एएमयू। अगर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एएमयू में ज्ञात करेंगे तो कितना होता है 0.00549 एएमयू। जबकि प्रोटॉन का कितना होता है बेटा, प्रोटॉन का होता है 1.0075 एएमयू और न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.008 एएमयू। तो अगर आपसे बात करी जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करी जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एएमयू कितना होता है 0.00 एएमयू। अगर एएमयू के बारे में बात करें भाई सर एएमयू क्या होती है, एएमयू होती है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होती है। और 1 एएमयू, और एक और चीज बता दूं बेटा, यहां पर एक चीज पता चल रही होगी कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो देखो लगभग बराबर ही है। ये देख लो बेटा लगभग क्या है, बराबर है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट बात करें अगर सापेक्षिक, अगर बात करें नेक्स्ट आपको बताऊं मैं सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में बात करूं। सापेक्षिक द्रव्यमान, अगर सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में बात करूंगा तो क्या बताने वाला हूं बेटा, सापेक्षिक द्रव्यमान के बारे में अगर बात करें तो आपका मैं बताना चाहूंगा सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है। सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 1.8037, या इसको आप लगभग 0 बोल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें प्रोटॉन के सापेक्ष द्रव्यमान के बारे में तो प्रोटॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1, और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान भी कितना होता है 1। आप देख सकते हो ये प्रोटॉन का कितना है 1 और यहां पर भी लगभग कितना है बेटा 1 है। अगर आप बात करें विशिष्ट आवेश घनत्व, और विशिष्ट आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटेवा द्रव्यमान का अनुपात, मतलब E/m का अनुपात। और E/m के अनुपात के बारे में बात करूं तो E/m का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन का होता है लगभग 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम प्रति किग्रा, कूलाम प्रति किग्रा। इसका होता है इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश घनत्व होता है या E/m का मान होता है वो 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम प्रति किग्रा, जबकि इसका होता है 9.57 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम प्रति किग्रा।
9.57 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम प्रति किग्रा। आप निकाल सकते हो, आराम से इजीली निकाल सकते हो। इसका जो कैसे निकाल सकते हो प्रोटॉन का आवेश घनत्व, अगर याद भी ना हो तो आपको क्या करना है बेटा, आवेश और जो आपका द्रव्यमान है उसका अनुपात का आपको क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। जबकि इसका जो होता है आपका वो तो कितना होता है, 0, क्योंकि बेटा उसका आवेश ही कितना है, 0 है, तो 0 में किसी का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लेके आया हूं आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं पूरा एकदम। खोज करता है कौन थे, प्रकृति क्या थी, नाम किसने दिया था, परमावेश कितना होता है, इसके अलावा सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, एम में कितना होता है, और इसके बाद मैंने आपको बताया सापेक्ष द्रव्यमान कितना है, विशिष्ट आवेश घनत्व कितना है, वो सब आपसे बात की मैंने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपनी बात हो चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगभग एएमयू होता है ना, एक एएमयू वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, आज की क्लास को मैं ये खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास आगे लेके आऊंगा, इसी वीडियो को आगे बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं। आज का जो वीडियो डाल रहा हूं उसके बाद मैं आपका रेस्पॉन्स चेक करूंगा, कैसा लगता है आप सभी को। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मेरे पे बिलीव कीजिए, एक एक चीज आपके सामने आने वाली है, बहुत अच्छे से आने वाली है। आप कोई पैसा खर्च मत करो, केमिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इसके बाद में बायोलॉजी होने वाली है। अभी अपने पास टाइम है, अच्छे से समझो, छोटी छोटी चीज़ों को समझो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लगा अच्छा तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।